स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज की जो क्लास है वो हमारी होगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, जो आपके ऑल एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही साथ ये हमारे आज सारे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जीके, जीएस एंड मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ। ओके, और ये हमारा एमजीएम कॉम्बो पैक है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक ही कोर्स के साथ सारे ही एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रोज डेली 6:30 बजे यहाँ पर क्लास चलती है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इससे सारी तैयारी कर सकते हैं। अभी जस्ट बीएआरसी का जो रिजल्ट आया है तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे कोर्स से ज्वाइन करके एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब उन बच्चों को ट्रेड स्किल टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं किसके? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया है, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। केवल उनके परिमाण एक समान है, या फिर केवल उनकी दिशाएं एक है, या उनके परिमाण और दिशा दोनों एक है, या परिमाण एक हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशियां सदिश राशियों में क्या होता है? तो देखो, वेक्टर जो राशियां होती हैं उनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वो हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। साथ ही साथ अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। कुछ सदिश राशियां और कुछ अदिश राशियां क्या क्या होती हैं? अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां। स्केलर होती है मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क। ये सारी की सारी हमारी है अदिश राशियां। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम, ये सारी की सारी हमारी है सदिश राशियां। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में कोई तीन आपको स्केलर क्वांटिटी दे दी जाएगी और एक आपको वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी अदिश राशि नहीं है। इस टाइप से इसके काफी सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो के एग्जाम में बनते हैं। तो आप एक बार में सारे को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। लोकप्रिय कुंडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडवी नृत्य का काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट से आप लोग इसके राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, काफी सारे बच्चों के राइट आंसर आ भी रहे हैं। मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या फिर गोवा। क्या होगा लोकप्रिय कुंडवी नृत्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। कुंडवी नृत्य किसमें बनाया जाता है? गोवा में कुंडवी नृत्य होता है। ऑप्शन डी वाले जितने भी हैं सबके राइट आंसर है। और जान लेते हैं मिजोरम में कौन सा होता है। मिजोरम में हमारा होता है चेरा। और सिक्किम का भी एग्जाम में पूछा गया। सिक्किम और हमारा जम्मू कश्मीर का दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। सिक्किम में मनाया जाता है लेप्चा एंड रउफ होता है हमारा, रउफ लोक नृत्य है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। तो चेरा हमारा है मिजोरम का, लेप्चा हमारा है सिक्किम का, और रउफ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। तीनों इंपॉर्टेंट है काफी। कुंडवी नृत्य गोवा के कुंडवी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। आदिवासी लोक नृत्य है ये। और कुंडवी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा कुंडवी नृत्य है जो इस टाइप से महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट बताओ, 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास 45 मिनट्स हैं, आप इनको दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। 45 मिनट को दिन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 45 मिनट को पहली बात हमें डे में कन्वर्ट करना है। डे बराबर 45, एक मिनट में कितने होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड। या 45 मिनट को पहले हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 45 डिवाइड बाय 60, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो मल्टीप्लाई 24। ये पूरा प्रोसेस है और डायरेक्टली ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कटिंग कर लेते हैं अब इसकी। 5 नहीं 45, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूनी 10। कटिंग कर लो बस, बहुत इजी हो जाएगा। 1/8 मल्टीप्लाई 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/32। ऑप्शन बी वाले जितने भी हैं सबके इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 1/32 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? किसके द्वारा सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगा? विद्युत चालकता।
विद्युत चालकता। फटाफट से आप लोग इसके राइट आंसर दीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रभाव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? सीमेंस का मापन, सीमेंस का मापन किया जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता के द्वारा। क्या होता है, इसको ओम इनवर्स के द्वारा भी मेजर किया जाता है। ओम इनवर्स, प्रतिलोम या फिर सीमेंस, सारे मापन हमारे विद्युत चालकता के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विद्युत चालकता के व्युत्क्रम राशि को भी मैंने जस्ट बता दिया, विद्युत प्रतिरोधकता रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ऐसा इकाई सीमेंस और इसको सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। विद्युत चालकता के आधार पर इसमें कुचालक, अर्धचालक, सुचालक और अतिचालक आदि कई वर्गों में से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाओ। प्राचीन भारतीय पाठ है रास तरंगिणी किसकी कृति है? किसने इसको लिखा है? बताइए किसकी कृति है? बिल्हण, बाणभट्ट, कलहड़ या फिर संध्याकार नंदी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। रास तरंगिणी किसकी कृति है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रास तरंगिणी हमारी कलहड़ की कृति। ऑप्शन बीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ। रास तरंगिणी का शताब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, यानी कि जिसका भावार्थ यानी जिसका अर्थ निकलता है राजाओं का इतिहास यानी कि समय प्रभाव। यह कविता के रूप में इसमें कश्मीर का इतिहास डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वो होगा रास तरंगिणी, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। रास तरंगिणी का इतिहास सप्तश्री संवत के माध्यम में लिखा गया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इसी से हमारे आगे के क्लू बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या का 1/5, मान लीजिए वो संख्या x है। किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के, अगर कोई भी चीज अधिक या कम होती है तो बीच में माइनस ही आता है, ये मैं बता चुकी हूँ कई बार। x अपॉन उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बनने वाली है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 5 × 7, एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्टली 35, तो यहाँ पे बन जाएगा 7x - 5x बराबर 10, 2x बराबर 5 × 7 × 10। अब इसको कट कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा x बराबर 25, 5 × 25 × 7, मल्टीप्लाई कर लो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाले जितने भी हैं सबके इसके राइट आंसर आ गए। 175 इसका राइट आंसर होगा। ओके, फटाफट से राइट आंसर देते रहिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रक्षेप के पथ को उसका क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या बोला जाएगा उसको? ऊंचाई, विस्तार, प्रक्षेप पथ या फिर उड़ान? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। प्रक्षेप के पथ को उसका बोला जाता है प्रक्षेप पथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी तो हमारे नॉर्मली जनरली इसको बोल सकते हैं, अगर हम कोई भी बॉल वगैरह फेंकते हैं तो वो डायरेक्टली सीधी ना जाकर एक वो पैराबोलिक शेप में जाती है, तो वो पैराबोलिक शेप जो होती है उसी को बोला जाता है प्रक्षेप पथ यानी कि प्रोजेक्टाइल। जैसे कि जब एक वस्तु क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर u वेग के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, प्रारंभिक स्थिति के वेग u के घटक लेने पर वस्तु इसे प्रक्षेप के पथ में सीधे न जाकर उसमें क्या होता है, उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है, क्योंकि हवा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है या फिर उसको नगण्य मान लिया जाता है। कुछ इस टाइप से हमारी कंडीशन चलती है। अगर कोई बॉल फेंकेंगे या अदरवाइज कुछ भी फेंकते हैं तो डायरेक्टली वो स्ट्रेट लाइन में जाकर एक प्रक्षेप का पथ बना लेती है, तो इसको बोला जाता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ओके, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाले जितने भी है सबके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है इसको, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी गई है बस। बल के अनुप्रयोग के बिंदु
और रोटेशन मतलब कोई एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग कोई रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की धुरी के बीच सीधी रेखा को कहते हैं। सीधी रेखा को आप क्या कहेंगे जो यहाँ पर बनाई गई है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, एल्टीट्यूड ऊंचाई या फिर बेस या आधार। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की सीधी रेखा को क्या बोलेंगे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मोमेंट ऑफ आर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाउ बराबर होता है F इंटू आर। यहाँ से इसका मोमेंटम ऑफ आर निकला है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको कैसे। बल युग्म के किसी बल के परिमाण और उसकी भुजा की लंबाई के गुणनफल के बराबर को युग्म का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया था, देखो यहाँ पर आपको यहाँ दोनों ही फॉर्मूले यहाँ देखा, टाउ बराबर क्या था? आर इंटू एफ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। बल के अनुप्रयोग बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की दूरी को हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ आर्म, जड़त्व आघूर्ण नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आपके सामने स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करें। 9.5 मल्टीप्लाई, चलो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर और फिर इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 9.5 मल्टीप्लाई 0.085 अपॉन 0.0017 मल्टीप्लाई 0.9। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले हम उसके पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि पॉइंट से पॉइंट को हटाया तो ऊपर नीचे 4 थे, ऊपर 3 थे, तो ऊपर एक 0 बढ़ गया। अब नीचे इससे इसको हटाएंगे तो एक 0 ये आ गया। तो क्या बचेगा? 950 मल्टीप्लाई 850, नीचे हमारा बन गया 17 मल्टीप्लाई 19। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसको कट कर लो, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, ऊपर 50 बन गया, 19 पंजे 95। तो हमारे पास बनता है, बस इसको रूट से बाहर निकालना हमारा मेन मोटिव है, 50 मल्टीप्लाई 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले जितने भी है सबके राइट आंसर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जी की क्या मानता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मूल्य किसने निर्धारित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? लॉर्ड कैवेंडिश। ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं सबके राइट आंसर हैं। लॉर्ड कैवेंडिश वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जी की वैल्यू दी थी। इन्होंने सिर्फ वैल्यू दी थी, जी का सही मान दिया था। और क्या होता है? जी का मान जो है प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और ये गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी के बीच संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले लॉर्ड कैवेंडिश ने इसका दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, देवदास उपन्यास किसने लिखा है? देवदास जो उपन्यास है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास किसने लिखा था? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। ओके, देवदास उपन्यास हमारा लिखा गया था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी होगा और गलत आंसर कोई नहीं देगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया। देखो पूरा आपको टेबल बना देगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, प्रेमचंद ने गोदान, मुल्कराज आनंद डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है मुल्कराज आनंद की, तो अनटचेबल, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास लिखा है। तो यहाँ लिखा भी है देवदास एक बंगाली उपन्यास है जिसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बताओ, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? दो संख्याओं का योग 40 है,
तो हम सबसे पहले दो संख्याएं मान लेंगे। दो संख्या क्या होंगी हमारी, एक x और एक y। x प्लस y बराबर 40 और उनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर 375। इन उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y। यही बोला गया। अब दोनों ले लो एलशियम, x इंटू वाई, ऊपर क्या बचेगा y प्लस x। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी 375/40। 5 अट्ठे 40, 5 से काट सकते सिंपली, तो 75/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे ऑप्शन में भी आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूची में शामिल है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? झूमर, दलखई, छऊ या फिर फुगड़ी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से दो। ओके, काफी सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। तो देखो, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में छऊ को शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ का बनाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, 3 जगह पे ये झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में नृत्य किया जाता है छऊ नृत्य। और यहाँ पे जो हमारे रामायण है, वेद रामायण है, पुराण है, उनके जो घटना चक्र है उनका दृश्य यहाँ दिखाया जाता है। और इसी कारण ही इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी वाले सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? मतलब क्वेश्चन आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया गया है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल, ऐसा कौन सा बल है जो इसको इस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन सबको पता होगा, लेकिन जब नाम इस टाइप से एग्जाम में पूछा गया था तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तनाव, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्व, घर्षण, फ्रिक्शन, खिंचाव या फिर पुल? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से दो। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल, फटाफट से राइट आंसर दो। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल के द्वारा, ग्रेविटेशनल को बोला जाता है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटेशनल क्या होता है? हर किसी चीज, दो वस्तुओं का क्या होता है? आपस में अट्रैक्शन, उसी को बोला जाता है। अगर कोई भी चीज पृथ्वी पर ऊपर फेंकी जाती है तो डायरेक्टली वो पृथ्वी पर आकर गिरती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है, उनके आकर्षण के कारण ऐसा होता है। तो इसी का एक दूसरा नाम है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। और डायरेक्टली एग्जाम से ग्रेविटी करके ना पूछकर आपको इस दूसरे नाम से पूछा गया था एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आइजैक न्यूटन थे उनके द्वारा, इसने सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो वैल्यू थी वो उन्होंने दी थी लॉर्ड कैवेंडिश ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, काफी सारे बच्चों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए m और n दो ऐसे पूर्णांक है कि mn बराबर 25 है, तो nm का मान क्या होगा? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। m की पावर n बराबर 25, m की पावर n बराबर 5 का स्क्वायर। तो बेस क्लियर है, तो m बराबर 5, दोनों की वैल्यू ले लो और ये ऊपर वाले से ऊपर वाला मैच हो जाएगा, n बराबर 2। अब हमें क्या करना है? m की वैल्यू निकालनी है, n की पावर m यानी कि 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होगा? 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? मतलब कौन ऐसा सिंगर है जो प्रसिद्ध भारतीय गायक है? अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, भीमसेन जोशी, सोनल मानसिंह? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? प्रसिद्ध भारतीय गायक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमसेन जोशी। जो हमारे प्रसिद्ध भारतीय गायक है। औरों के बारे में पढ़ लेते हैं। अमृता शेरगिल क्या है? प्रख्यात हंगरी भारतीय चित्रकार है। सतीश गुजराल हमारे चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति कलाकार है। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी
शास्त्रीय गायक है। एंड सोनल मानसिंह का संबंध हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्यक से है जो भरतनाट्यम और उड़ीसी का नृत्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमसेन जोशी हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है। ये हमारे भीमसेन जोशी हैं जी हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। मतलब हमारी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें कौन सी एनर्जी का चेंज किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का, लाइट एनर्जी, लाइट मतलब प्रकाश ऊर्जा से, केमिकल एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का, या फिर हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का। तो आपसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सा चेंजेस होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप यानी कि जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट की मदद से सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट और या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करके उसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। सोलर एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। क्लोरोफिल नामक एक वर्णक क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए आवश्यक होता है। इस टाइप का कुछ हमारा प्रोसेस चलता है जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में पत्तियों में जाके भोजन का निर्माण करता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 0.4 के ऊपर बार दे रखा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको करेंगे, कभी भी बार आ जाता है तो 0.4 के ऊपर बार को कैसे हटाएगा 4/9। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बोला है इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल यानी कि इसके ऊपर रूट लगा दो, 4 का 2, 9 का 3। अब क्या हो जाएगा, 3 को भाग कर दो, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, कितना बचा 2, फिर से 3 6 18, इस टाइप से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 0.6 के ऊपर बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी वाले इसके राइट आंसर, जितने भी ऑप्शन बी है उन सब का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफी सारे बच्चों को पता है कि हम जब तोप की कोई गोली चलती है या फिर रॉकेट वगैरह चलाया जाता है तो वो ऊपर मतलब पीछे की ओर झटका सा लगता है, या जब नाव पे से कूदा जाता है तो पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, क्यों पीछे की ओर हटती है, कौन सा ऐसा इसमें जो हमारा नियम है वो लगता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम, उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्के लगने से होता है, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, किसके द्वारा ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम इस बारे में, लेकिन क्वेश्चन कुछ तोप फायरिंग करके आया था तो इसको कराना जरूरी था। एक तोप फायरिंग के पीछे, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स। जब आप किसी चीज पर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो भी उतने ही प्रेशर से आपके ऊपर फोर्स लगेगी, तो इसको बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या होता है ये, जब बंदूक की गोली आगे बढ़ती है तो वह पीछे की ओर, जब बंदूक चलती है तो पीछे की ओर भी धक्का लगता है। गोली तभी आगे बढ़ती है जब बंदूक का बोल्ट उसके पीछे से प्रहार करता है। इससे जो शक्ति जन्म लेती है वह आगे की ओर नहीं जाती, पीछे आगे भी जाती है, आगे की ओर ही नहीं बल्कि पीछे की ओर भी जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तोप से गोला दागने पर भी यही होता है। जैसे कि ये हमारा एक्शन एंड रिएक्शन, अगर आप कुछ भी रिएक्शन करते हैं तो उसका एक्शन ही मिलेगा, या एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग होता है, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो नीचे भी उतनी ही हीट वापस आती है। तो ये सारे हमारे एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से संबंधित है। डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं क्या होगा, आवेग, बल की गति, संवेग या फिर वेग। तो बस क्वेश्चन को समझो, द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है m, वेग क्या होता है v।
इन दोनों के संयुक्त प्रभाव क्या होता है, P बराबर m इंटू बी। हमने हमेशा पढ़ा संवेग, संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू बी। तो डायरेक्टली यहाँ बोला गया है द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं संवेग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और जिसको फॉर्मूला पता है वही कर पाएगा, जिसको इसने पढ़ रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। आवेग यानी कि जे किसी निकाय में संवेग परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम में, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, आवेग होती है। बल आघूर्ण, अक्ष से बल के अनुप्रयोगों के बिंदु की दूरी और बल के गुणनफल को बल का आघूर्ण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गति तो सबको पता है, दूरी में परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है। सारे ही क्लियर करा दिए गए हैं। नेक्स्ट बताओ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। कुछ नहीं है, तब देख के डरना नहीं है, कैलकुलेशन है हल्की सी बस। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई सॉल्व करते चलते हैं। 5 दूनी 10 और 11/5। एक स्टेप में आगे लिखती हूँ, 9/7। एक मिनट रुक जाओ, फिर से इसको लिखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या है, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10, 11/5 माइनस 9/5। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 2 माइनस 1 नीचे से इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 1/6 को क्या लिखेंगे, 6 छंग 36, 36 में से 1 गया 35, 35/6। अब इसको और सॉल्व कर लो। 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा कितना 7 है, तो 5 मल्टीप्लाई 7, एल्शियम ले लिया, 5 से 5 किया 77 माइनस 7 से 7 कर दिया 45। और ऐसे ही हमारा हो जाएगा 2 माइनस 6/35। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, कैसे, जैसे कि अब यहाँ पर ले लेते हैं 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 77 में से 45 को माइनस कर दो बस, 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7, नीचे और सब है 35 दूनी 70, 70 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 70 में से 6 गए 64/35। अभी सब कुछ 35 से 7 पंजे 35, ये से कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 64, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब हमारे पास क्या बचा, 8 माइनस 4। तो बहुत ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। √2 का हो जाएगा, √4 का हो जाएगा 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन भी आपके चैप्टर में है। इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन आंसर क्लियरली आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या रिसेप्टर क्या है, कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर या फिर मैग्नेटो रिसेप्टर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार इस पर डिस्कस करा चुकी हूँ। रक्तदाब का पता लगाने संबंधित हमारा है मैकेनो रिसेप्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताओ। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, तो बल के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के क्या निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन इजी बहुत है, लेकिन इतना घुमाकर एग्जाम में पूछा गया था ना कि आधे से ज़्यादा टाइम हमारा यही सोचने में लग जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। तो बहुत इत्मीनान से और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बल द्वारा वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, यानी कि हमें बल की मात्रा पता है और वस्तु का द्रव्यमान m पता है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यानी कि F बराबर ma हमें वस्तु के क्या निर्धारित करने के लिए सक्षम करेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके पास F की वैल्यू है, m की वैल्यू, तो हम क्या निकाल सकते हैं, F अपॉन m बराबर a। तो ये हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालने में सक्षम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी इजी से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही पूरा बना है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी जान लो। एक्सेलरेशन यानी कि डेल v अपॉन डेल t।
ए मतलब एक्सक्लेशन, डेल्टा बी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी होगा टाइम, चेंज इन टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसका प्रोसेस पूरा। तो आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और काफी सारे बच्चों का राइट आंसर भी आ गया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा इत्मीनान से चलेंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमें दे रखा है √2 साइन 90। आपको पता होगा कि टिक्नोमेट्री भी अच्छे खासे मार्क्स की आएगी इसमें, तो आपको टिक्नोमेट्री भी अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। साइन थीटा सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा। जो मैंने अपने ऐप पर मैंने सब कुछ क्लियरली बताया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ हम लेंगे साइन थीटा, शायद कल परसों वाली क्लास में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने करा चुकी हूँ। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर, क्यों ना यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया जाए, और ये बन जाएगा हमारा √2 माइनस 1। अब मैं 1/√2 माइनस 1 नीचे कर दूंगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कॉट थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो 1/√2 माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। लेकिन अभी हमारा आंसर कहीं भी मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण कैसे होता है, कॉट थीटा बराबर 1/√2 माइनस 1, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन हमेशा मतलब सरलीकरण क्या होता है, नीचे के अपोजिट से अंश और हर में गुणा कर दी जाती है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंगल 2 माइनस 1, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचने वाला है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी हमारी टिक्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने इसको अभी 2 से 3 सी क्लास में इसको करवाया था, ठीक है। तो आप वाले बच्चों को तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, कालीघाट पेंटिंग्स का नाम किस स्थान के नाम से लिया गया। काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि कालीघाट एक स्थान है, तो उसी स्थान से इसका नाम लिया गया। तो कहाँ पर है, कांचीपुरम, कोलकाता, कुशीनगर या फिर काठगोदाम। कहाँ से कालीघाट नाम लिया गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कालीघाट पेंटिंग हमारे कोलकाता से फेमस है, कोलकाता में ही एक स्थान है कालीघाट, वहीं से इस पेंटिंग का नाम कालीघाट पड़ा। जैसे कि देखो मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। तो कालीघाट चित्रकला का उद्गम 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ था, और इसे हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय की पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषता देखने के लिए मिलती है, और ये हमारी वहाँ की पेंटिंग्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार एग्जाम में रेलवे में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। सचिन तेंदुलकर, BVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली या फिर चेतन तेंदुलकर। इसमें पता है क्या, 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक बोला गया प्लेइंग इट माई वे के पुस्तक के लेखक कौन है, और एक क्वेश्चन बनता है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक कौन है, क्योंकि कई बार लेखक पूछा गया और काफी सारी बार सह लेखक करके भी आया है। तो आपको पता है सह लेखक कौन है, तो आप कमेंट करके फटाफट से बता सकते हैं। तो प्लेइंग इट माई वे के जो लेखक हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन जरा सा भी घूम गया तो वो सह लेखक पूछ सकता है। तो इसको देखो, यहाँ पे देखो, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक है हमारे बोरिया मजूमदार। डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी जस्ट रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है। यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा है। यह किताब 5 नवंबर 2004 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। तो अगर क्वेश्चन सह लेखक पूछेगा तो भी आप बताएंगे बोरिया मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी बुक दे रखी है। चलो, हरेली किस राज्य के त्योहार का, फसलों का त्योहार है। हरेली किस राज्य में फसलें, जब न्यू फसल बनती है तो वहां मनाया जाता है। बताइए, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
हरेली किस राज्य के फसलों का त्योहार है? तो हरेली जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए असम में क्या मनाया जाता है। असम में हमारा होता है बिहू। बिहू त्योहार हमारा असम का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश का फटाफट से कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश का भी इजी है और बिहू तो असम का है। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। ओके, काफी सारे बच्चों का राइट आंसर तो है, लेकिन इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट करो। देखो, हरेली छत्तीसगढ़ का है, लोसर आंध्र प्रदेश का है एंड हिमाचल प्रदेश का कोल्लू दशहरा भी मनाया जाता है। तो जो फेमस है उनको तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही बोला गया, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है। यह छत्तीसगढ़ का एक पुराना पारंपरिक त्योहार है जो हिंदुओं के पवित्र महीने में की शुरुआत में बनाया जाता है। हरेली त्योहार वास्तव में मानसून पर केंद्रित फसलों का एक त्योहार है। फसल कटाई होती है या नई फसल आती है तब इसको मनाया जाता है, जैसे बुआई वगैरह होती है। तो नेक्स्ट बताओ, 1 + 1/1 का राइट आंसर क्या होगा? देखो 1 + 1/1 + 5। तो फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1/5 + 1 6/5। ओके, 1 + 5/6 और कर लो 6 + 5/6, यानी कि बन जाएगा 11/6। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11/6 इसका राइट आंसर है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट चलो। टॉर का मात्रक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉर क्या होता है? कई बार पढ़ रखा होगा, लेकिन जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो काफी सारा आंसर गलत हो जाते हैं। तो टॉर किसका मात्रक है? बल का, दाब का, एनर्जी का, ऊर्जा का या फिर शक्ति का? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो टॉर जो मात्रक है वो हमारा होता है प्रेशर का। प्रेशर का मात्रक टॉर होता है। क्या होता है? पृथ्वी पर जब कोई भी साइडों से दीवारों की तरफ जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसको दाब बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? टॉर है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है वो हमारा दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव बल ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को देखो, एक चीज मैं यहाँ दिखाती हूँ मैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 टॉर के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ये तो अक्सर बनता ही है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। दो तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि बल का SI मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का SI मात्रक जूल और समार्ट यानी कि शक्ति का SI मात्रक वाट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? मतलब रेडियोधर्मिता, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी की इकाई क्या है? रेडियन, बैक्यूरल, स्टेरेडियन या फिर केल्विन? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है तो मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है बैक्यूरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है? रेडियोधर्मी किरणें होती क्या है? ये जल्दी से इसका राइट आंसर दो। रेडियोधर्मी किरणें काफी सारे बच्चों को पता भी होगा क्या होती है रेडियोधर्मी किरणें। ओके, काफी सारे बच्चे दो। देखो क्या होता है रेडियोधर्मी? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, रेडियोधर्मी क्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण द्वारा ऊर्जा का क्षय करता है। यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पढ़ते हैं हम। परमाणु रेडियोधर्मी होती है और उनमें नाभिक अस्थिर होते हैं और यह स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और एक क्यूरी, पहले इसको क्या था? पहले इसकी यूनिट क्यूरी थी। एक क्यूरी बराबर प्रति सेकंड 3.7 × 10⁻10 रेडियोधर्मी क्षय। लेकिन क्यूरी को बैक्यूरल में बदल दिया गया है और एक बैक्यूरल बराबर होता है एक रेडियोधर्मी क्षय, यानी कि 2.703 × 10⁻11 क्यूरी। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत इजी है ये। 1 - 2 sin² थीटा प्लस sin 4 थीटा। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? देखो बहुत इजी है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्यों ना इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। sin 4 थीटा आगे sin² थीटा
प्लस 1 बराबर 0। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब ये मेरा बन गया, हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये क्या बन गया हमारा a स्क्वायर, ये बन गया 2ab और ये हमारा बन गया b स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, लेकिन और इसका आएगा होल स्क्वायर, तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो चुका है। तो आंसर हमारा आ जाएगा cos 4 थीटा इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा cos 4 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रभावित ले जा रही है या नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे समझो। ऐसा कौन सा उपकरण है जो आप उसको टेस्टिंग करने के लिए यूज करेंगे कि कोई वस्तु आवेश ले जा रही है या फिर नहीं। तो वो माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, गायरोस्कोप से करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप से करेंगे या फिर कैलिडोस्कोप से करेंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेश प्रभाव में ले जा रही है या नहीं। और सारे देख लेते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप का यूज होता है आंख से ना दिखने वाली या फिर बहुत सूक्ष्म की वस्तुओं को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। जाइरोस्कोप होता है हमारा कोणीय स्थिति को मापने के लिए यूज किया जाता है जाइरोस्कोप का। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, विद्युत आवेश को मापने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप को बहुरूप दर्शक भी बोला जाता है। इसमें उपयोग द्वारा प्रकाश को परावर्तित कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। डायरेक्टली ये भी पूछा गया है एंड गायरोस्कोप भी आपके एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। तो चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रक्षेप का पथ को उसका कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था। कोई अगर हम प्रक्षेप के पथ को उसका क्या बोलते हैं, प्रक्षेप पथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री लाइन से बोलेंगे। कोई भी अगर हम बॉल्स को फेंकते हैं तो वो सीधी ना जाके कुछ मतलब पैराबोलिक जाती है, तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल के कारण होता है। और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्टाइल बोलेंगे या फिर ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रक्षेप का पथ दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, दो संख्याओं का मासा 15 है, मासा लासा वाला इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा हमारे पास दे रखा है 15 और लासा हमें दे रखा है 300। तो एक संख्या की वैल्यू भी हमें दे दिया, एक संख्या 60, तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है सबको पता भी होगा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मासा कितना है 15, लासा कितना है 300, एक संख्या हमारे पास कितनी है 60, सेकंड नंबर हमारा यहाँ इजी सॉल्व हो जाएगा। काट लो सो, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75। तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा 75 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगा देंगे 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा वर्क होता है उसके बारे में क्या गलत है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। होता क्या कार्य, अच्छा ये बता दो। देखो कार्य क्या होगा पहले ये बता दो, फिर इसका राइट आंसर दो। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। क्या गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, इसकी इकाई जूल है या फिर यह एक सदिश राशि है। फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। देखो सबसे पहले हम जानेंगे कार्य क्या होता है। कार्य होता है किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो वो कार्य होता है। अगर आपने किसी कोई बॉडी है और उसके आपने फोर्स लगा के उसकी अवस्था को चेंज करके उसको आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारा कार्य कहलाएगा।
तो यह यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने, इसका मतलब क्या, विस्थापन शून्य है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, खूब सारा लगा दिया, तब भी वह वस्तु अपनी जगह से नहीं हिली, तो विस्थापन शून्य हो गया, तो कार्य भी उस जगह पर शून्य माना जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत होगी, ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो आपने कितना भी फोर्स लगा लिया और वो चीज़ बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटी, तो विस्थापन शून्य होगा, तो कार्य भी शून्य होगा। क्या गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है? हो सकता है। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इकाई जूल है, ये भी ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ये नहीं। कार्य हमेशा भी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन को देखते हुए। नेक्स्ट बताओ, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या होती है? तो डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला जिसको पता है वो इजी इसका बता देगा। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कोई बीमा नहीं होती। कैसे? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों डेंसिटी आपस में कट जाती है, तो इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट बनती ही नहीं है। ओके, क्योंकि ऊपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों की जब डेंसिटी आप काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा ये एबीटी कोर्स है जो अब तक काफ़ी सारी इसमें वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब तक 35+ वीडियो अभी न्यू बैच में स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, डेली वापस 8 बजे मेरी क्लास चलती है, तो जो हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा MGM कॉम्बो पैक है, जहाँ एक ही कोर्स से आप सारी ही तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हमारे BARC का भी शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। डेली 6:30 बजे क्लास चलती है और एक 8 बजे क्लास चलती है। तो आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।